हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एचपी टेट का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका साइकोलॉजी सेक्शन का 2022 का होने वाला है। और अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले जो हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमारे से पूछे गए यहाँ पे, प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया। इंग्लिश में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। आखिर जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट था वो किसने डेवलप किया, किसने वो विकसित किया था। तो ए हमारे पास दिया हुआ है रेविन, बी है हमारे पास दिया हुआ है गिलफोर्ड, सी है हमारे पास टोलमैन और डी है हमारे पास टर्मन। तो जो हमारा प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है ये हमारा रेविन ने डेवलप किया था। तो इसका जो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेविन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया था। आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने किसके ऊपर थ्योरी दी थी। तो जीन पियाजे ने हमारी जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो यहाँ क्वेश्चन था हमारे पास, हिंदी मीडियम में पूछे गए थे। यहाँ पे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। आखिर जो हमारे जीवन में काल होते हैं ना, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज हो गया, चाइल्डहुड, एडल्सन, अडल्ट, इस एज में कौन सा सबसे कठिन काल है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारे पास, विच स्टेज इज़ कंसिडर मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ऐसी कौन से पीरियड है लाइफ में जहाँ पे कि हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ए था हमारे पास इन्फेंसी स्टेज, बी है चाइल्डहुड, सी है हमारे पास एडोल्सन, एडोल्सन बोलते तो किशोरी अवस्था, और डी है हमारे पास अडल्टहुड। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एडोल्सन। क्योंकि एडोल्सन हमारी एक ऐसी स्टेज है जो कि हमारी बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है हमारी लाइफ का। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो, आपके पास साइकोलॉजी में बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास जो बुक में टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा जाएगा, थोड़ा जो लेवल है वो हाई करके पूछ सकते हैं, पर जो क्वेश्चन है वो आपका साइकोलॉजी का कभी भी बाहर से नहीं आता। टैट दे दो, सी टैट दे दो, सी टैट में भी इवन की सारा का सारा आपका साइकोलॉजी सेक्शन सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, फ्राइड के अनुसार इट डैश सिद्धांत पर आधारित है। जो फ्राइड है उन्होंने हमारे पास जो थ्योरी दी थी उसमें जो इट है ना, आखिर वो किसके ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इंग्लिश सेक्शन में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये था, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। ए है सौरव, सौरव बोले तो दुख, दुख के ऊपर क्या इट हमारा बेस्ड था। फियर, फियर होता है डर, डर के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है सी, रियलिटी वास्तविकता, और डी है प्लेजर। अब देखो, जब हम इट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। जो हमारा इट है वो प्लेजर के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लेजर। प्लेजर बोले तो सुख, सुख के सिद्धांत पर आधारित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन आपके पास हमेशा रिपीटेड होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन ना रिपीटेड होता है। इस साल पूछा जाए क्या पता आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉन सेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने कि नॉन सेंस सिलेबस को एज अ लर्निंग मटेरियल यूज किया था। तो ये थे हमारे एबिन घोष। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एबिन घोष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। देखो, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच आखिर कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। पहले तो आप इस बात को याद रखना, क्या आखिर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशनशिप होता है। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो फिर आके, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है आपका और क्रिएटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पीछे भी पूछे गए। जब क्योंकि हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है अभी साइकोलॉजी सेक्शन के, वहाँ पूछा गया है आपके पास। ठीक है, कई बार आपसे क्रिएटिविटी अलग करके पूछ जाती है, इंटेलिजेंस अलग करके। तो अगर कभी बाय द वे आपसे यही पूछ दिया गया क्या क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था आखिर कितना परसेंट बोले या रिलेशनशिप है भी है कि नहीं है। तो ए हमारे पास शून्य, बिल्कुल भी नहीं। बी नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे हो सकता है आपका कभी भी किसी का बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में। सी है हमारे पास पॉजिटिव, और डी है हमारे पास नन।
देखो, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव। क्योंकि अगर कोई एक क्रिएटिविटी पर्सन है तो उसको इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ को क्रिएटिव बनाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव रिलेशन है इनके बीच, किसके बीच, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? देखो, किंडरगार्टन एक बहुत ही हमारा पॉपुलर बोले चाहे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जो कि हमारे को किसी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पे हमारे से यही पूछा गया कि किसने इसके प्रतिपादन थे कौन? तो इसका जो प्रतिपादन थे वो थे हमारे पास फ्रेडरिच फ्रॉबल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारे से पूछा गया अवधान एक डैश प्रक्रिया है। बोले तो अटेंशन इज़ अ डैश प्रोसेस। जब हम अटेंशन की बात करें तो अटेंशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार का प्रोसेस है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया परमानेंट। देखो, आप परमानेंटली अटेंशन नहीं रह सकते किसी भी चीज़ के लिए। आपका जो अटेंशन स्पैन होता है ना वो बहुत ही कम होता है। तो परमानेंट तो आप अटेंशन कभी भी नहीं रह सकते, इसलिए परमानेंट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। बी है टेम्परेरी। टेम्परेरी का क्या मतलब है? अभी आप परमानेंट है मतलब अटेंशन है, फिर नहीं है, टेम्परेरी भी नहीं है। सी है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन, क्योंकि आपको खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपको कब अटेंशन देना है, किस चीज़ के लिए अटेंशन देना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ आपको अटेंशन देना है, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी अटेंशन है वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, ना ही वो परमानेंट है, ना ही वो टेम्परेरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि एक बार आएगा तो उसके बाद कभी नहीं आएगा। आप इसको नोट डाउन करके रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है? भाट्य बैटरी इज़ यूज्ड फॉर विच टेस्ट? आखिर जो हमारी भाट्य बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? कौन सा टेस्ट है जिसके लिए भाट्य बैटरी हमारे को यूज़ करनी पड़ती है? ए है इंटेलिजेंस, बी है पर्सनैलिटी, सी है क्रिएटिविटी और डी है हमारे पास एटीट्यूड। तो भाट्य बैटरी का टेस्ट हमारा जो यूज्ड होता है वो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे से पूछे गए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आखिर जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं, उसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए है लाइवलीहुड, कि अपना जीवन जी ले इसलिए हम उसको एजुकेशन दे देते चलो। बी है लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग। रीडिंग और राइटिंग किस तरीके से की जाती है ये सिखाने के लिए हम उसे एजुकेशन दे रहे हैं। सी है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका बौद्धिक विकास कर लेना सिर्फ। और डी है हमारे पास ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो बच्चा है उसको पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, वो चाहे इंटेलिजेंस का टेस्ट डेवलपमेंट करे, चाहे फिजिकली करे, चाहे मेंटली करे, चाहे सोशली करे, सब का डेवलपमेंट करना। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का वो यही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ना कि सिर्फ हमारा बौद्धिक का विकास कर लेना, लिखना पढ़ना ही सिर्फ बच्चे को आना चाहिए ये भी नहीं है, और वो सिर्फ जीवन ही जिए इसके लिए भी नहीं है। ताकि कि उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट होए, वो सब चीज़ों को अच्छे से समझे, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से लाइफ को सर्वाइव करना है। तो इसलिए हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो है हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, कि आखिर मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। जो मैस्लो की थ्योरी आखिर वो और किस नाम से जानी जाती है? ए है थ्योरी ऑफ ड्राइव, बी है थ्योरी ऑफ नीड, सी है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और डी है हमारे पास थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो हमारी थ्योरी ऑफ नीड से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी थ्योरी ऑफ नीड्स। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये हमारे से यहाँ पे। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स। आखिर जो उपलब्धि है, संबंध है, शक्ति है, डैश प्रकार की अभिप्रेरक है। आखिर किस तरीके की मोटिव्स मिलती है इससे हमारे बच्चों को, ठीक है, किस प्रकार का है मोटिव्स है, किस काइंड का है? तो ए है बायोलॉजिकल, बी है एनवायरमेंटल, सी है इमोशनल और डी है साइकोलॉजिकल।
तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंटल। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर एनवायरमेंटल काइंड ऑफ मोटिव्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे से यहाँ पे पूछा गया है वो है हमारे पास, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन इन अ बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली। जो लर्निंग बोले तो वो हमारा क्या है? बिहेवियर में एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। जो हमारा बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो वो किस तरीके का होता है? ए है टेम्परेरी, बी है हमारे पास परमानेंट, सी है कंट्रोल्ड और डी है अनकंट्रोल्ड। देखो, जब हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो गया लर्निंग के द्वारा, सीख के अधिगम के द्वारा हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर दिया है, अच्छे से समझ लिया सब चीज़ों को, किस तरीके से लर्निंग हुई है हमारी, तो वो सब हमारा क्या है? परमानेंट है। क्योंकि हमने परमानेंटली जो हमारा बिहेवियर है वो तो चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है लर्निंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा। जितना भी हमारा व्यवहार था वो तो परिवर्तित हो चुका है, तो वो हमारा परमानेंटली हो चुका है। तो जो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट। तो नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डैश। जो बालक का विकास हो रहा है वो आखिर किसके अंतक्रिया का परिणाम है? आनुवांशिकता व डैश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, बी है मेंटल डेवलपमेंट, सी है मोरल डेवलपमेंट और डी है एनवायरनमेंट। तो देखो, जब भी बच्चे की डेवलपमेंट होगी तो वो हमारा जो प्रोडक्ट का ऑफ इंट्रैक्शन होगी वो हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की होगी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये भी, इसको भी आप नोट डाउन कर देना, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे क्वेश्चन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। आखिर मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? किसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था? ये तो ये हमारा थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट था। थॉर्नडाइक ने हमें दिया था कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। व्हेन टू ऑपोजिट मोटिवेशंस अराइज एट द सेम टाइम एंड व्हेंस देयर सेटिस्फैक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। जब दो ऑपोजिट मोटिवेशन एक ही टाइम पे उपलब्ध हो और हम उसको सेटिस्फाई करना चाहे सेम ही टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे? ए है हमारे पास दिया हुआ फ्रस्ट्रेशन, और बी है हमारे पास दिया कॉन्फ्लिक्ट, सी है हमारे पास दिया हुआ मोटिवेशन और डी है हमारे पास स्ट्रेस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा पर्सनैलिटी से आया हुआ है। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर में 4th यूनिट है जो पर्सनैलिटी वाले, जहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो, जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ज़्यादातर मोटिव से ही होता है कि हमारे को ये पता चले आखिर किस तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे पास रिपीटेड है। तो पर्सनैलिटी वाले एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेड है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करना। तो जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पूछा गया था, विच इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। कौन सा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है? तो ए हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे रोशा टेस्ट, और बी है हमारे पास दिया हुआ 16 PF क्वेश्चनेयर, और सी है हमारे पास दिया हुआ टैट, और डी है हमारे पास दिया हुआ बिने साइमन स्केल। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, बिने साइमन स्केल। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे से पूछा गया था। यहाँ हमसे पूछा गया था, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बार पूछे गए कि आखिर किसने कौन सा सिद्धांत दिया है या किसके प्रतिपादन कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी थी ये हमारे को एरिक्सन ने दी थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। When was first psychological lab established in India? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1916 में। इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1916। और यहीं से आपके पास एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि आखिर कहाँ पे स्थापित हुई थी सबसे पहले। तो ये हमारी कोलकाता में स्थापित हुई थी। जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो भी इंडिया की बात हो रही है, ये याद रखना आपको। इंडिया की बात हो रही तो 1916 में हुई थी और हुई थी हमारी कोलकाता में।
तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19th। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला जो टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसकी पर्सनैलिटी वाला था हमारा, इसमें एक चाइल्ड सेंटर्ड वाला है, क्योंकि टॉपिक जो होते हैं ना उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी मीडियम में हमारे पास, वो पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। आखिर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो किस थिंकर के द्वारा एडवोकेटेड की गई थी। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था इंग्लिश मीडियम में वो था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो हमारी दी गई थी जॉन डिवे ने। जो जॉन डिवे थे वो उसके समर्थन थे, उनके द्वारा एडवोकेटेड की गई थी। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया था हमारे पास। तो ये हमारे एक पियाजे की थ्योरी, आपको पता है एक जो पियाजे है वो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब थ्योरी दी थी हमारे पास, किसके ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है। तो पियाजे की थ्योरी ही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है हमारा। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया यहाँ पे वो पूछा गया कि पियाजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। आखिर पियाजे की कौन सी अवस्था मूर्त और तर्क चिंतन से संबंधित है। ए है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। देखो सेंसरी मोटर स्टेज नहीं है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या है अपने सेंसेस के थ्रू समझता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी 5 सेंसेस है जो कि मेनली है, वैसे 6 है, पर जो 5 से मेन सेंसेस है उसके थ्रू जो बच्चा है सबसे पहले चीज़ों को समझता है। और लॉजिक वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये वाली अवस्था ही हमारी बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है। नेक्स्ट बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में भी जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि इस स्टेज में सिर्फ बच्चा क्या है, लैंग्वेज को डेवलप करता है और ईगोसेंट्रिक हो जाता है थोड़ा इस स्टेज में बच्चा। और जो इसकी स्टेज है ये चलती है हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। सी है हमारे पास दिया हुआ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ जी, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पे बच्चा हमारा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत उसकी स्टार्ट हो जाती है। और डी है हमारे पास दिया हुआ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या है, बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में समझता है, हाइपोथेसिस के बारे में समझता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है। जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, यहाँ पे जो बच्चा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में समझता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आईक्यू टेस्ट के बारे में पूछेंगे। आईक्यू टेस्ट के रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है, कई बार आपको आईक्यू निकालने को बोला जाता है, या कुछ भी आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है फार्मूला के रिगार्डिंग आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे से पूछा ही गया था क्वेश्चन नंबर 21 में, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन आईक्यू टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर। क्या एक बच्चा है जिसकी आयु कितनी है, 16 वर्ष है। बच्चे की जो आयु है वो हमारे को दे रखी है 16 वर्ष, और जिसकी बुद्धि लब्धि बोले आईक्यू है वो है हमारे पास 75। और निकालने को क्या बोला हमारे पास यहाँ पे, मेंटल एज निकालने को बोली है। तो इसको हम एक फार्मूले के थ्रू समझेंगे। तो आइए वीडियो में समझते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो है आईक्यू टेस्ट निकालने का। जो आईक्यू टेस्ट कैसे निकलता है, आईक्यू टेस्ट निकलता है हमारा आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA क्या है हमारा मेंटल एज, और CA हमारा क्रॉनिकल एज। अब देखो जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया निकालने को, वो पूछा गया है हमारे पास मेंटल एज। बच्चे की क्या निकालनी है हमारे को, मेंटल एज कितनी है। तो IQ हमारे पास दे रखा है 75। कई बार आपको IQ निकालने को बोलते तो MA दे रखा होता है, तो मेंटल एज दे रखी होती है, पर यहाँ पे हमारे को मेंटल एज निकालनी है। तो हमारे IQ दे रखा है कितना, 75 इक्वल टू MA बोले तो मेंटल एज हमारे को निकालनी है। तो ये हम MA लिखेंगे अपॉन 16, जो क्रॉनिकल एज थी वो हमारे को दे रखी थी 16, बच्चे की जो क्रॉनिकल एज है, इंटू 100। अब हम MA को अरे ला लेंगे और 75 इंटू 16 अपॉन 100 हो जाएगा। जब हम 75 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनता है 1200 अपॉन 100। तो डिवाइड करने पे 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच के नॉर्मली 12। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो है 12। इसका मतलब जो एक बच्चे की मेंटल एज है यहाँ पे वो हमारे पास 12 वर्ष है, और जो उसकी क्रॉनिकल एज है वो है उसकी 16 वर्ष। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन आया है वो ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर। तो बच्चे की मेंटल एज है हमारे पास 12 ईयर्स।
अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा सीसीई से आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास सीसीई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आखिर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर कौन सी चीज़ आती है हमारे पास, जो नीचे दिए हुए फॉलोइंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट से आती है। बी है हमारे पास दिया हुआ ओनली सुमेटिव असेसमेंट, क्या सिर्फ सुमेटिव असेसमेंट से आती है। सी है हमारे पास नाइदर फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर सुमेटिव असेसमेंट, ना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है ना ही सुमेटिव असेसमेंट आती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट ना हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। और डी है हमारे पास दिया हुआ बोथ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर दोनों चीज़ें आती है, वो चाहे हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो चाहे सुमेटिव असेसमेंट्स हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं आखिर उनके किस प्रकार के गुण होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास HP टेट में बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास सेकेंड ईयर में है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में वहाँ पे बात हुई हुई है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आखिर वो किस प्रकार के होते हैं। ए हमारे पास दिया हुआ यूज़ मोर कॉमन सेंसेस, जो उनकी सामान्य बुद्धि का वो अधिक प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो गिफ्टेड हो गए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी जो है सामान्य बुद्धि का यूज़ करते हैं। बी ए हमारे पास बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, हाँ जी, वो विषय वस्तु को भी समझने की क्षमता रखते हैं, वो अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक बात है। सी हमारे पास दिया हुआ है हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसके बारे में भी जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी हाई लेवल की होती है, ये भी सही बात है। और डी है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ये जितने भी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब के सब गिफ्टेड स्टूडेंट की एक विशेषताएं है, उनके गुण है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 की, जो हमारे से पूछा गया है यहाँ पे, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए है कंप्यूटर, बी है आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज, सी है हेरिडिटी और डी है फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फैमिली। जो फैमिली है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी है हमारे सोशलाइजेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे से पूछा गया है, अ टीचर मेक यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक अध्यापिका है जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ टास्क का यूज़ करती है अपने लर्निंग स्टाइल को डिफरेंट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, जिससे कि बच्चे आसानी से सब चीज़ को सीख सकें। तो वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की गई है, किसके द्वारा वो प्रभावित हुई हुई है। ए है हमारे पास दिया हुआ गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बी है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, और सी है हमारे पास दिया हुआ वाइगॉस्की सोशल कल्चर थ्योरी, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के द्वारा ही वो प्रभावित हुई, जिसके कारण वो बच्चों को अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ा रही है, जो उनका पढ़ने का स्टाइल है वो अलग अलग तरीके का है, मेथड्स का यूज़ कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे से पूछा गया है, ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड। तो जो हमारे जीन पियाजे थे ना, उन्होंने क्या बालक का विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है। आखिर उन्होंने किसके ऊपर जो हमारे को थ्योरी दी थी, ये बात मैंने इससे पहले भी आपको कही थी। ए है सोशल डेवलपमेंट, बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी है हमारे पास दी हुई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो पियाजे ने जो कार्य किया था वो इंसान के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर किया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे से पूछा गया है, वो है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ भी एक ऐसा टॉपिक है आपके पास जिसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके पास आपके पास। डेवलपमेंट किस प्रकार का एक प्रोसेस है, लिमिटेड नहीं है, और बी था हमारे पास कॉन्टिन्यूस,
और सी है हमारे पास पॉजिटिव और डी है जनरल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसी नहीं कि जो रुक जाएगी। जो ग्रोथ है वो कुछ समय के बाद आपकी रुक सकती है। बच्चे की जो हाइट होगी, देखो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के अंडर आती है जो हाइट भी कह रहे होते हैं, तो थोड़े समय के बाद रुक जाती है। पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर प्रक्रिया, वो चलते रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे से पूछा गया था, टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन ऑन द स्पॉट इज दैट ऑर्डर इज कॉल्ड। मौके पर ही कोई घटना को हम किसी व्यवहार को उसी क्रम पे लिख रहे हैं तो उसको क्या कहलाएगा। ए है हमारे पास दिया हुआ रिफ्लेक्टिव जनरल्स, बी है हमारे पास दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, सी है हमारे पास नरेटिव्स और डी है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नरेटिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे से पूछे गए यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। आखिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस चीज़ की टेस्टिंग होती है। क्या रिजल्ट, ए हमारे पास दिया हुआ रिजल्ट, क्या रिजल्ट की टेस्टिंग होती है। बी है हमारे पास दिया हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। सी है एनालिसिस, क्या एनालिसिस की टेस्टिंग होती है। डी है हमारे पास सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट की टेस्टिंग होती है। तो जो एक्सपेरिमेंट जो मेथड है, जब हमारी उसमें टेस्टिंग होती है तो हमारी हाइपोथेसिस की होती है, परिकल्पनाओं की होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हाइपोथेसिस। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे से यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है वो है हमारे पास, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। आखिर ये किसके मुख्य पहलू है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। ए हमारे पास दिया हुआ है फिलॉसफी, बी है हमारे पास साइकोलॉजी, सी है हमारे पास मैथमेटिक्स और डी है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन साइकोलॉजी के एस्पेक्ट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।